हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा आईएएस। आज का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला था। लेकिन आज हम इस लेक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से लेकर मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स तक ही कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 में एक रिवोल्ट होता है, राइट। 1857 में एक विद्रोह होता है, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं या सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है, और जो उसकी पावर्स थी उनको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी जाती। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। तो इस एक्ट के माध्यम से अब इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर रूल किया जाना था, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से अब इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर रूल किया जाएगा। इट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था पहले, उसे वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। वाइस रॉय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, और जो वाइस रॉय था वो ब्रिटिश क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इस तरह जो लॉर्ड कैनिंग थे वो इंडिया के पहले वाइसरॉय बनते हैं। नंबर 2, एट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इस एक्ट के द्वारा जो डबल गवर्नमेंट का एक जो सिस्टम था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया था, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो दो बॉडीज़ हैं, इनको जो सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। नंबर 3, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस। तो इस एक्ट के माध्यम से एक नए ऑफिस को भी बनाया जाता है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। वेस्टेड विद हिम कंप्लीट अथॉरिटी, और उसको ये अथॉरिटी दी गई, पावर दी गई कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था। इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, इस एक्ट के माध्यम से एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ताकि जो ये काउंसिल है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करे, हेल्प करे इन डिसीजन मेकिंग। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, और जो काउंसिल थी वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी ही थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और जो सेक्रेटरी था उसे इस काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। It constituted Secretary of State in Council as body corporate capable of suing and being sued in India and in England. The Act of 1858 was, however, यहाँ however होगा, however largely confined to the improvement of the administrative machinery. जो 1850 का जो ये एक्ट था, ये इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए था, राइट। ताकि इस एक्ट के माध्यम से इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, बाय विच इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड, जिसके माध्यम से जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसे इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में कंट्रोल किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, राइट। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, देखिए ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब लगने लगा कि इंडियंस का भी कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। उनकी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, उनकी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए अब इंडियंस का भी कॉपरेशन ज़रूरी है। तो इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को लाया जाता है। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वेयर इनैक्टेड, यहाँ वेयर होगा, ठीक, इनैक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1909। तो इंडियंस के कॉपरेशंस के लिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री 1861, 1892 और 1909 इन एक्ट्स को लाया जाता है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट मेड द बिगनिंग, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, इट मेड द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब इन्वॉल्व किया जाए। इट दिस प्रोवाइडेड दैट वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस, ठीक है। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो वाइसरॉय हैं वो कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट करें एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में जो इंडियंस हैं उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने इन 1862, राइट, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन 3 राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को अपनी लेजिस्लेटिव में शामिल किया। इट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस एक्ट के माध्यम से एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे, मद्रास एंड प्रेसिडेंसी। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया। इट दस रिजर्व्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को अभी भी रिजर्व कर लिया गया, ठीक है। अभी भी सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी थी वो अभी भी थी। दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, वहाँ से स्टार्ट हुई और ये क्लाइमैक्स पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहुंच गई। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। जो complete autonomy थी वो 1937 में provinces को मिल जाती है। It also provided for the establishment of न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के माध्यम से एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया गया फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, ठीक है। बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी गठन किया गया, विच वेर इस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886, 1897 respectively। It empowered the viceroy to make rules and order for more convenient transactions। वायसरॉय को ये पावर दी गई कि वो रूल्स, ठीक है, रूल्स बना सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल।
इट ऑल्सो गेव अ रिकग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को एक रिकॉग्निशन दी। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। जो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इस एक्ट के माध्यम से रिकग्निशन मिलती है। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वाइस रॉय काउंसिल, तो इसके अंडर जो वाइस रॉय काउंसिल का जो मेंबर होता था वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन आर मोर डिपार्टमेंट्स, उसे एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया गया ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉज अथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। It empowered the viceroy to issue ordinances without concurrence of the legislative council। इस एक्ट ने वाइस रॉय को ये पावर दी, एम्पावर किया कि बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए, ठीक है, बिना उसकी सहमति से वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम जो ऑर्डिनेंसेस होंगे वो इशू कर सकता है। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। जो ऑर्डिनेंस की लाइफ होगी वो लेकिन 6 महीने की होगी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के माध्यम से जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है, राइट, उनके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है। इट इंक्रीज्ड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस एक्ट के माध्यम से लेजिस्लेटिव के फंक्शंस थे उनको भी बढ़ाया जाता है। एंड गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, और ये भी पावर दी जाती है कि जो बजट है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council। तो इस एक्ट के माध्यम से जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या को, उनके नंबर्स को बढ़ाया, जो सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट किया जाए, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रिकमेंड करे वाइस रॉय को, और जो वाइस रॉय हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करें। दैट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड जो प्रोविंशियल नॉन काउंसिल में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उन्हें गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है, नॉमिनेट किया जाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो गवर्नर्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, म्यूनिसिपैलिटी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, एसोसिएशंस हैं, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, ये रिकमेंड करेंगे गवर्नर्स को कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करें। द एक्ट मेड द लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स both in the central and provincial legislative council। The word election was however not used in the act। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, और ये जो एक्ट है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। इस एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। वो जो मॉर्ली था, राइट, जो मॉर्ली था वॉज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो मॉर्ली था वो क्या था, लॉर्ड मॉर्ली वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और जो लॉर्ड मिंटो था वो वाइस रॉय था, राइट। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट,
इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के माध्यम से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज होता है वो बढ़ाया जाता है एट बोथ लेवल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको 16 to 60 कर दिया जाता है। नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। इट रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी थी, बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलाउ कर दिया गया कि वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकते हैं। इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के माध्यम से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके फंक्शंस को एनलार्ज किया गया, उनके फंक्शंस को और बढ़ाया गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। मूव रेजोल्यूशन को भी मूव कर सकते थे। ऑन द बजट, ठीक है, बजट पर रेजोल्यूशन को भी मूव कर सकते थे, एंड सो ऑन। इट डिप्राइव्ड द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ it provided for the first time for association of Indians with the executive council। पहली बार इस एक्ट के माध्यम से पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया गया, ठीक है, एसोसिएट किया गया, लाया गया उसमें। ऑफ द वायसरॉय और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार किसी इंडियन को शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इस तरह जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे ज्वाइन किया। ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। उन्हें एक लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इस एक्ट के माध्यम से सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वेयर होगा यहाँ वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। तो इस एक्ट के माध्यम से जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट करेंगे। दिस एक्ट लीगलाइज्ड द कम्युनलिज्म। इस एक्ट के द्वारा कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और जो लॉर्ड मिंटो था उसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।